बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। हमारा हरियाणा विद्यामृतम शारदा नमन विद्यामृतम बढ़ते कदम खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी अब होंगे यहाँ IIT दिल्ली का हाँ कैंपस भी होगा यहाँ खुलेंगे विश्व स्तर के विश्वविद्यालय जहाँ छात्र गुणवत्ता परक शिक्षा पाएंगे यहाँ मेडिकल आर्किटेक्चर लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बड़े बड़े उपाय दान पुण्य से नहीं बनता काम, वास्तु दोष के कारण सब काम हो जाते हैं नाकाम। अब मत हो परेशान, जानिए ये सब होता है आखिर क्यों। सभी समस्याओं का समाधान जानिए संजय चोपड़ा से, कार्यक्रम आखिर क्यों में हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। बात करेंगे बेनी के बोल की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बेनी ने कमीशन वाले बयान पर जताया खेद। बेनी की बर्खास्तगी पर अड़ी है एसपी। खेद पर कल एसपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। सरकार पर बढ़ा बेनी के इस्तीफे का दबाव। मुलायम के समर्थन में आई बीजेपी। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने की बेनी को बर्खास्त करने की मांग। श्रीलंका के तमिलों के साथ सरकार यूएनएचआरसी में लाएंगे संशोधन प्रस्ताव। पता नहीं डीएमके ने क्यों बदला रुख। तमिल मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव पर फैसला। कांग्रेस कोर ग्रुप में सभी दलों से चल रही है बात। चिदम्बरम का बयान। और प्रेस वार्ता में बोले कमलनाथ और चिदम्बरम, कहा पूरी तरह स्थिर है यूपीए सरकार। किसी ने नहीं दी संसद में बहुमत को चुनौती। तो बेनी के बोल पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस समय रुख कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग की, जो इस समय कर्नाटक के मुद्दे को लेकर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है वहां पर, आप खुद देखिए। आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिमिलरली पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर हु हैव कंप्लीटेड 3 years in a subdivision or assembly constituency or are posted in their home subdivision or native assembly constituency shall be transferred out. And the protection to SC/ST electors. The Commission attaches utmost importance to protection to SC/ST voters and also to all vulnerable sections. Provisions of Section 317 of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, which provides for deterrent punishment for intimidators of SC/ST voters, shall be invoked to guard against intimidation of SC/ST voters in exercise of their franchise. Total number of polling stations shall be 50,446. Polling parties will be randomized as per. Is it? Okay. The polling parties will be randomized as per the existing instructions of the Commission under the supervision of observers. Similarly, randomization of police personnel and home guards deployed at polling stations shall also be done. All significant election-related activities will be videographed, covered by video and digital cameras. The voter slips, as we have been doing in the last few elections, in addition to covering 100% by EPIC, efforts will be made to distribute voter slips at the doorstep of every voter 3 or 4 days before the date of the poll. Voter slip, in addition to containing photo of the voter, will also contain electoral roll number, part number and polling station location. This will also be one of the sweep measures, because this will be in the nature of a reminder to the voter very close to the date of the poll, and we have found that this is one of the significant factors contributing to enhanced voter turnout. A complaint redressal mechanism is also in place with call center number of 1950, and also the website. Website also will receive the complaints. Every effort will be made to dispose of the complaints in a time-bound manner and also to inform the complainant. Sweep measures were used extensively during the last summary revision, and they will be continued till the date of the poll
to ensure greater turnout of the voters. Through this forum, we seek to declare that model code of conduct shall come into force with immediate effect. Schedule of election. As you all know, the Commission prepares the schedule of elections duly taking into account all relevant aspects like climatic conditions, academic calendars, festivals, prevailing law and order situation in the state, and availability of security forces, etc. Now we come to the schedule. The issue of notification shall be on 10th April 2013, that is Wednesday. No, 3 more entries. Issue of notification on 10th April 2013. Last date of making nominations is 17th April 2013. Scrutiny of nominations shall be on 18th April 2013. Last date for withdrawal of candidates is 20th April 2013. Date of poll, the question which you asked, it is a single phase poll on 5th May 2013, which is a Sunday. Counting of votes shall be on 8th May 2013. Hours of poll shall be from 8 a.m. to 5 p.m. Now, if you have anything to ask, please. Sir, last time there were 3 phases of polls. What made you decide that there should be only 1 phase? Last time it was 3 phases. One before that was 2 phases. Like this, 2 phase, 3 phase, 1 phase, etc. Depending upon the various factors we do. That's it. Yes. Sorry? Yeah. Issue of notification 10th April. Last date of making nominations 17th April. Scrutiny of nominations 18th April. Last date for withdrawal of candidatures 20th April. Date of poll 5th May. Counting of votes 8th May. Hours of poll 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Yes. So, any more? No question, not today. Okay. So, thank you very much. तो बिल्कुल निर्वाचन भवन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और आपको बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि 5 मई को कर्नाटक में सिर्फ एक चरण में ही, यानी कि सिर्फ एक चरण में चुनाव होंगे और 5 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटक के लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि 8 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 5 मई को वोटिंग और 8 मई को नतीजों की घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो हमने आपको दिखाई। 5 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे। अधिसूचना की तारीख 10 अप्रैल है। इसके अलावा मतगणना होगी 8 मई को। 5 मई को लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कर्नाटक के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि किसे जीत मिली है, किसे हार। 8 मई को पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। तो 5 मई को वोटिंग है और 8 मई को काउंटिंग है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसे लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत की तरफ से यह पूरी जानकारी पेश की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ एक चरण में कर्नाटक में चुनाव होंगे। 5 मई को वोट डाले जाएंगे और 8 मई को वोटों की गिनती होगी। बिल्कुल, फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है
चलमा न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे, वीएस संपत को पूरी जानकारी दी है कर्नाटक के चुनाव को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि 5 मई को जहां वोटिंग होगी वहीं ठीक 3 दिन बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक चरण में चुनाव होना है 5 मई को, और जैसा आप बता रही हैं 8 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रोलॉन्ग्ड चुनाव जो होता है उसमें फिर आदमी की, लोगों की क्यूरोसिटी कम हो जाती है। ये हमारे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक है कि 5 तारीख को 5 बजे चुनाव ख़त्म होगा, और 2 दिन के इंतज़ार के बाद फिर उसके बाद सुबह से ही वो मतगणना शुरू हो जाएगी और लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक चरण में मतदान कराए जा रहे हैं, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, तो उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि अकेले चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो केंद्रीय बल हैं, जिनकी वहां पोस्टिंग होगी और जो कि वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक से रखने के लिए जिम्मेदार होंगे, वो उनको बहुत ज्यादा कहीं इधर उधर मूवमेंट की जरूरत नहीं होगी हमारे ख्याल से। इसलिए एक चरण में चुनाव कराए जाना संभव है। आमतौर पे एक से ज्यादा चरणों में उन्हीं जगहों पे चुनाव होता है जहां की स्टेट का, उस पर्टिकुलर प्रदेश का जो टेरेन है, यानी आवागमन सुगम नहीं होता, हिली टेरेन्स होते हैं, या बहुत बड़ा प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि वहां कभी भी 3-4 चरण से कम में चुनाव हो ही नहीं सकता। बिहार में 2 चरण से कम में चुनाव नहीं हो सकता कम से कम। तो कर्नाटक एक छोटा प्रदेश है। सबसे बड़ी बात है कि ये चूंकि अकेले चुनाव हो रहा है, इसके साथ में और किसी का चुनाव नहीं है, इसलिए केंद्रीय बलों के मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं है। और एक बार जो वहां बल जो भेज दिया गया, जो होम मिनिस्ट्री ने भेज दिया, वो पूरा चुनाव कराकर अगर आएंगे तो हमारे ख्याल से केंद्र का खर्चा भी इसमें बिल्कुल। उदय जी, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों को लेकर हमने आपसे चर्चा की कि किस तरीके से देखा जाए, एक चरण में यहाँ पर चुनाव होगा, आगे चर्चा करेंगे कि कर्नाटक के चुनाव में इस बार क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक नाटक जो है काफी दिनों तक चला था, तो उसे लेकर किस तरह की राजनीतिक गणित, और या ये कहे कि राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है, और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेनी के बोल की। जी हां, डीएमके से नाता तोड़ने के बाद मुश्किल में फंसी यूपीए सरकार को समर्थन के बदले समाजवादी पार्टी ने कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। राजनीति के इस शहमात के इस खेल में एसपी को पहली सफलता दिखती मिल भी रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद के इस्तीफे पर अड़े मुलायम सिंह के कड़े रुख को देखते हुए कांग्रेस भी अब बैकफुट पर आ गई है। संसद के दोनों सदनों में बेनी के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ और उनकी बर्खास्तगी की मांग की गई। 16 मार्च को गोंडा में बेनी प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस तुमको नहीं पूछने वाली है, समर्थन दे रहे हो इसलिए पैसा लेते रहो, खूब कमीशन खाओ, परिवार में लुटाओ, विदेश में जमा करो। बेनी प्रसाद वर्मा ये नहीं करेंगे। अपराध और बेईमानी तो तुम्हारा पेशा है, सबसे बड़ा अभिशाप है। इस प्रदेश के लिए मुलायम सिंह यादव बेनी के इसी बयान के बाद से शुरू हुआ ये बवाल। तो ये सारे लफ्ज जो हमने आपको पढ़कर सुनाए, दरअसल ये लफ्ज हैं बेनी बाबू के, जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर हमला करते हुए कहे। कमीशन को लेकर जो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने बयान दिया, उन पर बयान की तल्ख टिप्पणी की, उसे लेकर संसद में हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसकी गूंज संसद में गूंजी और यहां पर समाजवादी पार्टी, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव अड़ गए हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा का कांग्रेस इस्तीफा ले। हालांकि बढ़ते इस हंगामे की वजह से बेनी प्रसाद वर्मा ने भी अपने इस बयान पर खेद जताया। उनका कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उस पर माफी मांगता हूं। तो मुलायम पर बयान देकर मुश्किल में फंसे बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने कमीशन वाले बयान पर खेद जताया है और कहा है कि उनके हिसाब से तो कमीशन के बदले समर्थन अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके इस बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए उन्हें खेद है। ऐसा मैंने इंटरव्यू इंडियन इंस्टीट्यूट में नहीं दिया और न कमीशन लेके समर्थन देने की हम बात को अच्छा मानते हैं। फिर भी अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से किसी भावनाएं दुखी हुई हो तो उसके लिए हमको खेद है। और फिलहाल इसी पर चर्चा करते हैं उदय जी से। उदय जी, ऐसे कैसे बोल जो पहले बेनी बाबू ने बोले तो सही, लेकिन बाद में जब इसकी फजीहत होने लगी और उन पर खुद मुश्किल के बादल मंडराने लगे तो वापस उन्हें अपने बोल लेने पड़े। ऐसा ही होता है आमतौर पर। अगर आदमी सोच समझकर बयान नहीं देता और अपने विवेक के परे जाकर अगर इस तरीके की कोई बयान देता तो हमेशा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बेनी बाबू की ये आदत है। बेनी बाबू बगैर सोचे समझे कुछ का कुछ बोल जाते हैं। उनके बोलने, सोचने और करने में तारतम्यता की कमी है और इसी वजह से ये बात हुआ है कि वो बेनी प्रसाद वर्मा ने जो मुलायम सिंह के बारे में जो बात कह दी वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी खींच भी है, अपनी टीस भी है। मुलायम सिंह ने जिस तरीके से बेनी प्रसाद को आइसोलेट किया था अपनी पार्टी में, तो ये संभवतः उनको ऐसा लगा कि ये उचित समय है बदला चुकाने का। लेकिन एक बात बेनी जी भूल गए कि मुलायम सिंह यादव इस सदन के बहुत ही सीनियर और सम्मानित सदस्य हैं और एक जो कंडक्ट है, जो सांसदों का कंडक्ट होना चाहिए, वो अगर आपस में एक दूसरे की मर्यादाओं का अगर कोई ख्याल नहीं रखेगा तो आम जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो या मुलायम सिंह यादव हो। और शायद यही कारण है कि विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी मुलायम सिंह के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। उन्होंने स्पष्ट कहा
कि मुलायम सिंह से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बल्कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से न सिर्फ सदन की मर्यादा भंग करती है, बल्कि हम सबकी आस्था जो सदन में है, जो संसद में है, जो पार्लियामेंट में है, उस पर भी कहीं से डेंट होता है, ठेस पहुंचती है। और इस तरीके की बयान जो है वो सिर्फ खेद जताने से माफ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा को इसका खामियाजा भुगतना। बिल्कुल, इस बयान को लेकर बढ़ते बवाल के बाद खेद तो यहाँ पर जाहिर किया गया है बेनी प्रसाद वर्मा की तरफ से, लेकिन माफी मांगने के इस तरीके के या उनके इस बयान को देखा जाए, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, अच्छा होता है अगर आप समर्थन देते हैं, कमीशन लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है, लेकिन अगर आपको मेरी बात का बुरा लगाओ, मेरे बयान पर बुरा लगाओ, तो मैं उस पर खेद जाहिर करता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बयान से समझा जा सकता है कि उन पर प्रेशर था माफी मांगने का, उन पर प्रेशर था खेद जताने का। खेद तो जता दिया, लेकिन अंदर से वही तेवर, वही मिजाज साफ तौर पर बेनी प्रसाद वर्मा का देखने को मिला। नहीं, यहाँ भी देखिए बेनी प्रसाद वर्मा जो बोल रहे हैं बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। और बेनी प्रसाद वर्मा जब कह रहे हैं कि कमीशन लेकर समर्थन देना कोई गलत बात नहीं है, तो वो ये इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि संसद में इसी तरीके से कमीशन लेकर के और एक दूसरे को समर्थन दिया जाता है। ये माननीय सांसदों का अपमान है, ये संसद का अपमान है। और बेनी प्रसाद वर्मा जो है वो बेनी प्रसाद वर्मा अपनी खींच को मिटाने के लिए इस तरीके की अगर जिद पर है और वो कह रहे हैं कि मैं खेद जता रहा हूं, तो ये खेद जताने वाला बयान नहीं है, ये सजा देने वाला बयान है। और बेनी प्रसाद वर्मा को हमारे ख्याल से जिस तरीके से मुलायम सिंह ने अभी अपना तेवर बनाया हुआ है, पहली दफा मुलायम सिंह यादव पिछले 9 वर्षों में बहुत ही सशक्त जमीन पर नजर आ रहे हैं। और ये सशक्तिकरण उनका जो है वो या तो केंद्र सरकार से अपने लिए कोई भरपूर मुआवजा मांगेंगे इसके लिए, या बेनी प्रसाद वर्मा को जाना पड़ेगा। क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा इस तरीके से जो बात कर रहे हैं सिर्फ मुलायम सिंह की बात नहीं है, ये पूरे संसद की बात है, पूरे सदन की बात है। अगर वो ये गलत नहीं मानते हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं गलत नहीं मानता कि कोई कमीशन लेके समर्थन दे रहा है। क्या कह रहे हैं बेनी बाबू? बेनी बाबू माननीय सांसद है, बेनी बाबू माननीय मंत्री हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि कमीशन लेकर के और समर्थन देने को वो बुरा नहीं मानते। बेनी बाबू अपनी भाषा पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है इस देश की जनता। बिल्कुल जाहिर सी बात, उन्होंने अपने बयान को देकर कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए यह भी सवाल खड़ा किया है कि क्या जो दूसरी पार्टियां जो समर्थन दे रही है, चाहे यूपीए की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तो क्या सभी कमीशन लेकर दे रही हैं? इसे लेकर जरूर सोचने की जरूरत है बेनी प्रसाद वर्मा को। लेकिन कहीं ना कहीं काफी फजीहत यहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा की हुई है, खेद भी जाहिर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के वो नेता हैं, जो कांग्रेस की यहां पर भूमिका देखने को मिली है, वो जरूर सवालों के घेरे में है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं कोई सख्त एक्शन उठाया गया उनके खिलाफ। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए उदय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ।